ये कहानी 5 ऐसे आउटलॉज की जिन्हें सेकंड चांस मिलता है क्राइम की दुनिया छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का। परंतु इसके लिए उन्हें एक मेड साइंटिस्ट को कैच करना होगा जिसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब पूरी दुनिया ही खतरे में आ गई और अब पूरी दुनिया के पास बस 30 दिन बचे हैं जिंदगी के। अब मेड साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया ये तो कहानी में आगे जाकर ही पता चलेगा, जिसकी शुरुआत होती है एक विचित्र विचार से, जहाँ नरेटर कहता है कि मैं बचपन से ही इस सवाल को लेकर इच्छुक था कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, पर कभी भी ऐसे इमेजिन नहीं किया कि ये अंत बिना कुछ चेतावनी दिए इतना करीब आ जाएगा। आगे वो बताता है कि इस सब की शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई, जब आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे काबिल दिमाग वाले साइंटिस्ट डॉक्टर स्किनर ने अपना नाम की एक ऐसी पेन किलर बनाई जो कि सस्ती भी थी और बिना साइड इफेक्ट के भी, जिस कारण वो पूरी दुनिया में छा गई। अपना ने लोगों को सभी प्रकार की तकलीफों से मुक्ति दिलाई, इसलिए अपना को उपाधि मिली ऐसे ड्रग की जिसने दुनिया बचाई। परंतु 3 साल पहले डॉक्टर स्किनर ऐसे गायब हुए जैसे इलेक्शन के बाद नेताजी। अब किसी को भी डॉक्टर स्किनर की लोकेशन का पता नहीं था और हमें आगे जाके पता चलता है कि अपना कोई वरदान नहीं था बल्कि एक अभिशाप था, एक जाल था जिसमें डॉक्टर स्किनर ने पूरी दुनिया को फंसा लिया है। अब नरेटर का विलाप यहीं खत्म होता है और सीन शिफ्ट होता है एक जेल की ओर, जहाँ एक चश्मिश जेल के बाहर गाड़ी में बैठा गाने सुनते हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है और जेल के अंदर एंट्री होती है एक महिला की जो एक्सेल जिलबर्टो नामक कैदी को मिलने आई है। फिर वो महिला और एक्सेल जेल के कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और एक्सेल कहता है कि आज से पहले मुझसे जो भी यहाँ मिलने आया वो या तो कोई लॉयर था या कोई हिटमैन, आप इनमें से कौन हो? जिस पर वो महिला बताती है कि ऐसा मान लो कि मैं दोनों ही हूँ। अब वो महिला अपना नाम हर्ष बताती है और कहती है कि मैं तुमसे यहाँ एक फेवर मांगने आई हूँ और अगर तुमने हाँ कर दी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद भी करवा सकती हूँ। जिस पर एक्सेल हंसते हुए कहता है, मोहतरमा आपको पता भी है मुझे कितनी साल की जेल हुई है? जिस पर हर्ष कहती है, मेरे पास तुम्हारी पूरी कुंडली पड़ी है और तुम्हें 888 साल की जेल हुई है, जिसे आसान शब्दों में कहे तो उम्र कैद। फिर एक्सेल पूछता है, तो फिर क्या फेवर चाहिए आपको? जिस पर लेडी हर्ष उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहती है कि डॉक्टर स्किनर वापस लौट आया है और उस वीडियो में डॉक्टर सभी से बोल रहा होता है कि अगर आपको दर्द महसूस नहीं होता तो आप मरे हुए के समान हो। और बड़े ही दुख की बात है कि अपना पर डिपेंडेंसी के कारण इंसानियत भी अब मर सी गई है। आगे डॉक्टर कहता है कि ह्यूमंस बिना सोचे समझे अपने मतलब के लिए पर्यावरण की बलि चढ़ा रहे हैं और एज ए साइंटिस्ट मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम इंसानों का नेचर ही ऐसा है। तो आप ही बताइए, क्या हमें इन सब के लिए कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? फिर डॉक्टर एक खुलासा करता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है कि मैंने अपना को सिर्फ पेन किलर के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसे कुछ इस प्रकार से बनाया था कि अपना यूज करने के 3 साल बाद भी बॉडी में रहे और फिर म्यूटेट होकर एक जहर में बदल जाए। और डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि अपना को शरीर से नहीं निकाला जा सकता और ना ही उसका कोई एंटीडोट है। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, मुझे कोई भगवान बनने का शौक नहीं है। फिर डॉक्टर कहता है कि आज से करीब 30 दिन बाद पहले शख्स की जान चली जाएगी। एक बात और, मेरे पास इसका क्यूर भी है, पर उसके लिए आपको 30 दिन के अंदर मुझे ढूंढना होगा, वरना ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। बाकी ह्यूमैनिटी बचाने लायक है कि नहीं, इसका निर्णय मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का चलती क्लास में खड़ा होकर अपने टीचर से कहता है कि अब स्कूल में आने का क्या फायदा, अब मेरी हो गई है छुट्टी 30 दिनों की और मैं घर जा रहा हूँ। सीन फिर से प्रिजन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हर्ष एक्सेल को बताती है कि पहले स्किनर संत आदमी था जिसने सबके लिए दुनिया में बस शांति और इक्वलिटी चाहिए। मेरा तुमसे बस यही फेवर है कि तुम डॉक्टर को ढूंढ निकालो। और इसी के साथ हर्ष और एक्सेल के 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और प्रिजन गार्ड एक्सेल को उसके सेल में ले जाने के लिए आता है। अब एक्सेल जाते हुए हर्ष से कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में सब जानती हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी जेल से भागने की एक गंदी आदत है। और ये कहते हुए वो उस गार्ड को धक्का मार देता है जिस पर गार्ड भी गुस्सा होकर अपनी गन निकाल लेता है। पर एक्सेल अपनी कलाबाजी और मार्शल आर्ट की मदद से उस गार्ड को हरा देता है और उसकी गन लेकर हर्ष पर तान देता है और दूसरे गार्ड से अपनी हथकड़ी निकालने को कहता है। फिर हथकड़ी से आजाद होते ही एक्सेल वहां से
भागने लगता है तो बाकी गार्ड भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु एक्सेल बंदर की तरह यहाँ से वहाँ छलांग लगाता हुआ उनसे बच रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट पर एक गार्ड उसे पकड़ लेता है, जिससे एक्सेल गार्ड की टाई खींचकर अपनी जान बचाता है और फिर वहाँ से भागते हुए एक वेंट के पास पहुँचता है, जिसे एक्सेल चुराई हुई गार्ड की गन से गोली मारकर तोड़ देता है और उस वेंट से होते हुए जेल से बाहर आ जाता है। अब जेल के बाहर बैठे चश्मिश को दिखाते हैं, जिसे हर्ष की कॉल आती है और वो कहती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो, एक्सेल जेल से भाग गया है। फिर हमें वही स्कूल वाला बच्चा दिखाते हैं। फिर हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जिसने स्कूल छोड़ दिया होता है और उसका नाम होता है लीलैंड, पर हम इसे आज से ली बुलाएंगे। ली कहीं जा रहा होता है, जिसके पास क्रिस नाम की एक लड़की आकर पूछती है कि क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रहे हो। और भाई खुश भी क्यों ना हो, बच्चे की 30 दिन की छुट्टी जो हो गई। अब हम देखते हैं कि हर्ष और चश्मिश कार में बैठे कहीं जा रहे होते हैं और हर्ष किसी एलियना नाम की हैकर को एक्सेल का पता लगाने के लिए पुलिस के कम्युनिकेशन और जीपीएस को हैक करने को बोलती है। ये सुन चश्मिश हर्ष से कहता है कि हो सकता है अभी तक तो पुलिस ने एक्सेल को गोली भी मार दी हो, जिस पर हर्ष उसे नकारते हुए कहती है वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। फिर एलियना हर्ष को कंफर्म करती है कि एक्सेल पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। यहाँ दूसरी ओर न्यूज में दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब द्वारा किए गए आज की कांड ने कई शहरों को केओस में झोंक दिया है। रिपोर्टर आगे बोलता है कि कई जगह दंगे भड़क रहे हैं, लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आग लगा रहे हैं। फिर न्यूज में यूएस की लेडी प्रेसिडेंट की स्पीच दिखाई जाती है, जहां वो जनता को आश्वासन देते हुए कहती है कि हमने एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है जो अपना का इलाज डेवलप करने की कोशिश कर रही है। ये सुन लोग प्रेयर करते हैं, पर उन्हें एक और बड़ा झटका लगने वाला था जब एक टॉक शो में आया डॉक्टर बताता है कि 30 दिन के अंदर क्योर डेवलप करना असंभव है। आगे वो कहता है अगर हम क्योर बना भी लें तो तब तक उसे यूज करने के लिए शायद ही कोई इंसान बचा हो। फिर एक लेडी रिपोर्टर बताती है कि अपना बेचने वाली फार्मा कंपनीज ने अपना की सेल पर रोक लगा दी है और मार्केट से अपना को वापस रिकॉल भी कर लिया है। फिर हमें दूसरी सोच के लोगों का ग्रुप भी दिखाया जाता है जो डॉक्टर स्किनर की बातों से सहमत है और कहते हैं हमें भगवान की सजा से डरने की जगह उसे स्वीकार करना चाहिए। अब अंत में स्टॉक मार्केट की एक न्यूज दिखाई जाती है, जहां डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज बताते हैं कि कंपनीज अब डेवी जोन्स बन चुकी हैं और डूब रही हैं। आखिर में इन सब न्यूज से बेखबर एक्सेल को दिखाया जाता है, जो कि चिल होकर कहीं जा रहा है कि तभी एक पेट्रोलिंग ऑफिसर उसे रोक के पूछता है कि तुमने ऐसा गेटअप क्यों बनाया हुआ है, क्या आजकल प्रिजन के कपड़े फैशन में है। जिस पर एक्सेल खुद को बचाते हुए कहता है हाँ आजकल यही फैशन चल रहा है। पर ऑफिसर अब भी एक्सेल को थोड़ी शक की नजरों से देखता है और कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम असल में किसी जेल से भाग गए हो। जिस पर एक्सेल ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि कौन ही फरार कैदी इतना बेवकूफ होगा जो खुद पुलिस के पास चला आए। और इसी के साथ वो दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। फिर ऑफिसर एक्सेल को चेतावनी देते हुए कहता है कि संभल कर रहना, आजकल हर कहीं दंगे हो रहे हैं। और इसी के साथ वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और उसके बाद ऑफिसर के रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि नॉर्दर्न करेक्शन फैसिलिटी से एक कैदी भाग गया है जिसका नाम है एक्सेल जिलबर्टो और उम्र 23 साल। जिसे सुन ऑफिसर को पता लगता है उसका पोपट बन गया है और वो एक्सेल को पकड़ने के लिए दौड़ता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक्सेल एक कपड़े की दुकान से अपना आउटफिट बदल कर ट्रेन में बैठ चुका होता है जो बेबीलोनिया सिटी जा रही होती है। अब हर्ष अपने टकले बॉस के पास रिपोर्ट देने आई होती है, जहां बॉस हर्ष से बोलता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। आगे वो कहता है अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनके पीछे हैं तो वो लोग सभी सबूत मिटा देंगे। हमें बहुत ही सावधानी से और जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होगा। जिस पर हर्ष हामी भरते हुए अपने बॉस से पूछती है कि अपना के कोई इलाज का पता चला। इस पर बॉस कहता है हम अभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इतने कम समय में क्यूर बनाना इम्पॉसिबल है। तो हर्ष कहती है मतलब डॉक्टर स्किनर को पकड़ना ही हमारा आखिरी उपाय है। जिस पर बॉस हर्ष से कहता है बिल्कुल सही, अब ये बताओ तुम्हारी टीम के आखिरी मेंबर का क्या हुआ। ये लोग ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। जिस पर हर्ष बॉस को बताती है वो भाग निकला, पर मैं आपको आश्वासन देती हूँ हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। अब एक ट्रेन स्टेशन पर घूमते हुए एक्सेल को वहाँ के कैमरे स्कैन कर लेते हैं और पूरे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो जाती है एक्सेल
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसके बाद एक्सेल को पकड़ने के लिए वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, पर वो उनसे बचकर ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने लगता है। आगे से एक ट्रेन आ रही होती है, लेकिन सही समय पर एक्सेल ब्रिज से कूदकर खुद को बचा लेता है। पर अब एक्सेल के लिए दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई होती है, क्योंकि अब उसके पीछे सिक्योरिटी ड्रोन्स लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर हैकर एलियना अपनी हैकिंग से पता लगाती है कि एक्सेल कहाँ है और चश्मिश एंड गैंग को उसके बारे में बता देती है कि वो यूनियन स्टेशन पर है। दूसरी ओर क्रिस भी अपनी बाइक लेकर एक्सेल के पीछे जाने लगती है और यहाँ एक्सेल ड्रोन से बचते बचते एक बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, पर अब उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचता। तो एक्सेल छत से जंप कर देता है और सामने की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पाइप की मदद से नीचे आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ली अपने किसी की कब्र पर फूल चढ़ाने आया होता है, जहाँ चश्मिश आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है और फिर एलियना को कॉल कर एक्सेल की लोकेशन प्रिडिक्ट करने को कहता है। दूसरी ओर एक्सेल अब भी रोबोट से बचता हुआ बिल्डिंग से बिल्डिंग जंप लगा रहा होता है और एक बिल्डिंग के कांच को तोड़ते हुए एक्सेल सामने लगे स्ट्रीट पोल पर लटक जाता है और पीछे आ रहे ड्रोन्स में से एक को लात मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब चश्मिश लोकेशन मिलने के बाद क्रिस को कहता है कि तुम पहले वहां पहुंचो और एक्सेल को नॉर्थ वेस्ट की ओर जाने पर मजबूर करो, जिस पर क्रिस ओपन फायर की परमिशन मांगती है और चश्मिश उसे अलाउ भी कर देता है। अब दूसरी ओर एक्सेल एक क्रेन पर आ जाता है जो बिल्डिंग से भी ऊंची थी, पर वो खुद को शांत करता है और उस क्रेन के सामने एक और क्रेन होती है जिस पर जंप लगा देता है, जिसे एक आदमी जो उस क्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है ये सब देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ एक्सेल पूरी कोशिश कर रहा होता है ड्रोन से बचकर भागने की, लेकिन एक ड्रोन अचानक उसके सामने आ जाता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और क्रेन के बीच के गैप में से नीचे गिरने लगता है। पर वक्त रहते क्रेन को पकड़कर खुद को बचा लेता है और कलाबाजी करते हुए एक और ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और नीचे आ जाता है, जहाँ क्रिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और एक्सेल पर गोली चलाने लग जाती है, जिससे बचता हुआ एक्सेल एक पुरानी सी बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, जहाँ चश्मिश और ली भी पहुंच जाते हैं। और अब ली वहीं दूर नीचे से ही एक ड्रोन को उड़ाता है और चश्मिश एक्सेल के पीछे आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन इस बार एक्सेल जंप भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने वाली बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा दूर होती है। ये सब देख एक्सेल हंसने लगता है और कहता है कि इसीलिए तुमने गोली चलाकर मेरा रास्ता ब्लॉक किया था ताकि तुम मुझे इस बिल्डिंग पर ले आओ। आगे वो चश्मिश को कहता है क्या मुझे मारने वाले का मैं चेहरा देख सकता हूँ? अगर नहीं तो कम से कम अपना नाम ही बता दो, जिस पर चश्मिश अपना नाम डगलस हेडिन बताता है। अब एक्सेल डग को टोंट करते हुए कहता है कि तुम मेरा एक काम करना, जब मुझे मार दो मेरी ग्रेव स्टोन पर लिखा देना कि यहाँ वो इंसान आराम कर रहा है जिसे कायर डग ने पीछे से गोली मारकर खत्म कर दिया। पर अपना डग भी होशियार होता है और एक्सेल के झांसे में नहीं आता और कहता है तुम मुझे इसलिए टोंट कर रही हो ताकि मैं तुमसे क्लोज रेंज में फाइट करूं जहां तुम्हारे पास ज्यादा एडवांटेज होगा, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आगे डग एक्सेल से कहता है कि ये चूहे बिल्ली का खेल यहीं खत्म होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है नॉर्मली इंसान उड़ नहीं सकते। तो एक्सेल फिर से ताना मारते हुए कहता है कि सिर्फ लूजर्स ही नॉर्मल होने के बारे में सोचते हैं और इसी के साथ एक्सेल बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और ली के ड्रोन को पकड़कर नीचे आ जाता है और एक सप्लाई ट्रक पर लैंड करके उनके चंगुल से बच जाता है, जिसे देख ली और डग दोनों चकित रह जाते हैं। फिर एक्सेल कहीं दूर आकर ट्रैफिक लाइट की मदद से उस ट्रक से भी नीचे आ जाता है, जिसे एक लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जो कि होती है अपनी क्रिस, और एक्सेल के पास जाकर कहती है तुम तो काफी कमाल के हो, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और अपना एक्सेल उस टाइम से जेल के अंदर बंद था और इतनी सुंदर कन्या देखकर एक्सेल के अंदर का चमड़ी बाहर आ जाता है और वो क्रिस से कहता है ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद वो कन्या एक्सेल के साथ एक सेल्फी लेने की मांग करती है और 3, 2, 1 काउंटडाउन करती है और अपने रिस्ट बैंड से एक्सेल को शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। अब कुछ समय बाद एक्सेल की आंख एक सैलून में खुलती है, जहां एक चेयर के पीछे बैठी एलियन उसे देख रही होती है और अब एक्सेल के हाथ पर भी क्रिस जैसी सेम रिस्ट बैंड आ जाती है और वो इसे देख सवाल करता है कि ये क्या है। तभी सैलून का दरवाजा खुलता है और डग, ली और क्रिस तीनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ क्रिस एक्सेल से कहती है गुड मॉर्निंग, तुम पूरे 1 दिन तक बेहोश थे तो मुझे लगा तुम्हारा तो राम नाम हो गया। जिस पर एक्सेल कहता है तुम लोग तो वही हो जिन्हें मैंने अपने सपने में देखा था। इस पर डग कहता है परंतु वो सपना नहीं था। तभी उनके सामने की स्क्रीन पर हर्ष प्रकट हो जाती है और एक्सेल से कहती है आखिरकार हमारी मुलाकात फिर से हो गई। जिस पर एक्सेल अनोय होकर कहता है यहाँ चल क्या रहा है और तुम लोग कौन हो? तो हर्ष बताती है हम है लेजरस और टीम में तुम्हारा स्वागत है एक्सेल जिलबर्टो। अब ली कहता है 3 साल पहले जब अपना पेन किलर आई थी तो काफी चीप होने के कारण हम जवान लोगों ने
अपना को पेन किलर की बजाय ड्रग की तरह यूज किया। अपना को सोडा में डालकर पीने लगे, जिससे नशा भी हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। सभी के पेरेंट्स भी खुश थे, ये सोच कि हमारा बेटा कोई नशा नहीं करता, बस सोडा पीता है। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये अपना ही हमारी मौत का कारण बनेगी। अब दूसरी ओर एक्सेल अपने रिस्ट बैंड को निकालने की कोशिश करता है, जिस पर हर्ष कहते रिस्ट बैंड को निकालना इम्पॉसिबल है और ये तुम्हारी लोकेशन हर टाइम ट्रैक करेगा, तो भागने की सोचना भी मत। ये सुन एक्सेल देखता है कि बाकी सभी के हाथों में भी वही रिस्ट बैंड है और हर्ष से कहता है, अब मैं समझा तुमने आउटलॉज की टीम बनाई है। अब हर्ष कहती है, तुम मुझे जल्दी से डॉक्टर स्किनर को ढूंढ दो तो मैं तुम्हारी फ्रीडम तुम्हें वापस कर सकती हूँ। बोलो क्या कहते हो? तो एक्सेल सलोन की चेयर पर हैंड स्टैंड करते हुए लैंड करता है और उसी के साथ चालाकी से क्रिस की गन भी ले लेता है और क्रिस पर तान देता है और हर्ष को अपनी कलाई से रिस्ट बैंड निकालने को कहता है। पर इस बार हर्ष उसकी चाल समझ जाती है और एक्सेल को रिस्ट बैंड से करंट लगता है, जिसके साथ उसके हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है। और अब हर्ष एक्सेल को कहती है कि अगर तुमने वो रिस्ट बैंड फोर्सफुली निकालने की कोशिश की या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो वो रिस्ट बैंड का वोल्टेज इतना बढ़ेगा जब तक कि तुम्हारे हाथ से वो पिघलकर खुद ना गिर जाए। तो एक्सेल बोलता है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं डर गया, मैं तो खुद एक बार डॉक्टर स्किनर से मिलना चाहता था। फिर न्यूज वाले एफडीए डायरेक्टर से पूछते हैं, आपने अपना जैसी दवाई अप्रूव ही कैसे कर दी? क्या आपको पता नहीं था कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है और आप अपना इस्तीफा कब दे रहे हो? जिस पर एफडीए डायरेक्टर बोलता है, पहली बात तो ये, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जिसे पता चले कि ऐसी भी कोई दवा हो सकती है जो 3 साल तक शरीर में रहने के बाद एक जहर में बदल जाए। और दूसरी बात, मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। अब दूसरी ओर न्यूज वाले अपनी हरकतों पर आ जाते हैं और जिसने कांड किया है उससे सवाल पूछने की बजाय डॉक्टर स्किनर के गार्डनर से पूछताछ करने लगते हैं, जहां गार्डनर बताता है कि मुझे कैसे ही पता होगा डॉक्टर स्किनर के सीक्रेट के बारे में, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ, एक बार मोपेट नाम की केट को हमने इसी गार्डन में बरी किया था। तो कोई अच्छी न्यूज नहीं मिलने पर न्यूज वाले वहां से चले जाते हैं। अब एक टॉक शो में लिसा नाम की सिंगर से होस्ट कहता है, सुना है अगले महीने आपका नया एल्बम आ रहा है सी यू एलिगेटर नाम से, और तब तक तो एलिगेटर को देखने के लिए शायद आप और इस एल्बम को सुनने के लिए हम ना बचे। इधर सैलून में एक्सेल कहता है, जब हम डॉक्टर को ढूंढ लेंगे तो एक काम करेंगे, सारी वैक्सीन को अपने पास ही रख लेंगे और ऊंचे दामों में बेचेंगे। ली और क्रिस भी इस बात से एग्री करते हैं, पर ईमान के पक्के डग चीचा इस आइडिया को खारिज करते हैं और कहते हैं इस टीम को पर्सनल फायदे के लिए नहीं बनाया, दुनिया बचाने के लिए बनाया है। जिस पर एक्सेल डग की टांग खींचते हुए कहता है, इसका मतलब हम सुपर हीरोज हैं अवेंजर्स की तरह, तो मैं अपना नाम आयरन मैन रखूंगा। अब एक्सेल पूछता है, तुम में से किसी ने अपना को यूज किया है? तो एक्सेल समेत सभी के हाथ ऊपर हो जाते हैं। अब टीम का बेस दिखाते हुए डग एक्सेल से कहता है, मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइन करने के खिलाफ था, क्योंकि तुम जैसे लोग टीम में काम नहीं कर पाते और अकेले ही निकल पड़ते हैं हीरो बनने के लिए, जिससे पूरी टीम की लंका लग जाती है। फिर डग एक्सेल को एक बड़े से गेट के सामने लाता है और अपना हाथ स्कैन करने को कहता है, जिससे वो गेट खुल जाता है। तो एक्सेल कहता है, तुम लोगों ने मुझे रजिस्टर भी कर दिया जब मैं नींद में था। अब डग टीम को डॉक्टर स्किनर की पूरी कुंडली खोलकर दिखाता है और कहता है, डॉक्टर डेनिस स्किनर इस्तांबुल टर्की में पैदा हुआ और दंगों के कारण महज 12 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। अब डॉक्टर स्किनर की उम्र 56 साल है और डॉक्टर स्किनर ब्रह्मचारी आदमी है, ना बीवी ना बच्चे, हमेशा से सिंगल। डग आगे बताता है, स्किनर का 16 साल की उम्र में ही ETH ज्यूरिक में दाखिला हो गया, फिर उसने 20 की उम्र में कैम्ब्रिज से पोस्ट ग्रेड कर लिया। तभी क्रिस टोकते हुए कहती है, हमें डॉक्टर की कुंडली के बजाय उसके मोटिव और उसकी पर्सनैलिटी पर फोकस करना चाहिए, ताकि पता लगे वो ऐसा क्यों कर रहा है। पर डग उसे इग्नोर करते हुए आगे बोलता है कि डॉक्टर स्किनर को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है और उसने अपनी लगभग मनी चैरिटी में दे दी, यहाँ तक कि अपनी बनाई दवाइयों के पेटेंट भी गिव अप कर दिए। आगे हर्ष कहती है, डॉक्टर स्किनर दुनिया की भलाई के लिए सबसे तत्पर रहते थे, उसने कई प्रोटेस्ट में भाग लिए और उसने क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए यूएन से टफ एक्शन की भी मांग की। आगे अपनी यूएन की स्पीच में डॉक्टर बोल रहा होता है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगले 3 साल में नॉर्थ पोल की सारी बर्फ पिघल जाएगी और ये तो बस शुरुआत है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो तुम सब GDP GST करते रह जाओगे
और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पर AQI को आइको बोलने वाले लोगों ने डॉक्टर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और युवान की मीटिंग छोड़कर चले गए। और इसी स्पीच के बाद डॉक्टर साहब गायब हो गए। ये सब सुन ली कहता है डॉक्टर तो काफी भला आदमी लगता है। फिर डग उसे ऑनलाइन डॉक्टर के बारे में सर्च करने को कहता है, जहाँ एक पोस्ट में डॉक्टर एक बूढ़ी अम्मा को अपनी ट्रेन सीट दे रहा होता है तो दूसरे पोस्ट में एक होमलेस आदमी को पैसे देकर उसकी मदद कर रहा है। पर ये पोस्ट अब की नहीं है और तब तक से अभी तक डॉक्टर के बारे में कोई नई इन्फो नहीं आई है। आगे डग डॉक्टर के बारे में कहता है, इतना भला आदमी इतना नीच काम कैसे कर सकता है। अब एक्सेल कहता है, हो सकता है डॉक्टर स्किनर के पास कोई हाइड आउट हो जिसमें वो अब तक छुपा हो। तो ली कहता है, क्या पता डॉक्टर शायद अभी तक जिंदा ही ना हो। जिस पर क्रिस कहती है, शायद ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और अपना फेस ही बदल लिया। अभी एलिन अपने टेबलेट में कुछ देखते हुए बोलती है, शायद मुझे डॉक्टर की लोकेशन का पता लग गया है। और इसी के साथ गैरेज का दरवाजा खुलता है और दो अलग अलग गाड़ियों में दो अलग अलग टीम निकल पड़ती है डॉक्टर को ढूंढने के लिए। रास्ते में हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने एक कंपनी से सर्वाइवल शेल्टर यानी कि बंकर खरीदा था। तो हो भी सकता है कि 3 साल से डॉक्टर साहब वहीं हो। अब एक्सेल और क्रिस को काम मिलता है शेल्टर जाने का, वहीं ली और डग को उस शेल्टर बनाने वाली कंपनी के ऑफिस को तलाशने का, और आखिर में एलियना को दुनिया के सारे CCTV हैक करके फेशियल रिकग्निशन की मदद से डॉक्टर स्किनर को खोजने का। अब रास्ते में चलते हुए क्रिस एक्सेल से पूछ लेती है, तुमने क्या क्राइम किया था और तुम्हें कितने साल की सजा हुई थी। जिस पर एक्सेल के 888 साल बोलते ही क्रिस उसे लात मारकर कार से बाहर फेंक देती है, ये कहते हुए कि इतनी सजा तो शायद उस ऑस्ट्रियन पेंटर को भी ना मिले। ऐसा क्या कर दिया था तुमने। जिस पर एक्सेल क्रिस को शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी सजा 2 गुनी हो जाती है जब हम जेल से भागने की कोशिश करते हैं। मुझे शुरू में बस 3 साल की ही सजा हुई थी, पर मैं बार बार जेल से भागता गया और मेरी सजा बढ़ती गई और ये हाल हो गया। जिस पर क्रिस कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चुल थी कि बार बार तुम जेल से भाग रहे थे। तो एक्सेल बोलता है कि ये तो बस मेरी एक छोटी सी हॉबी है। वहीं दूसरी ओर ली डग से उसके द्वारा किए गए कानूनों के बारे में पूछता है तो डग बताता है, मैंने तो बस एक छोटा सा कानून तोड़ा था, तुम कुछ यूं ही समझ लो, तुम अपना बताओ ली। जिस पर ली कहता है, मैं भी अपनी की गई छोटी मोटी चोरियों के कारण आज यहाँ पर हूँ। आगे डग बताता है, हम सब में से एलिन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसने हैकिंग की दुनिया में इतने क्राइम किए हैं कि अगर लिखने बैठो तो नोटबुक ही खत्म हो जाए। अब दोनों टीम्स अपनी अपनी लोकेशन पर पहुँचती है। एक्सेल एंड क्रिस शेल्टर B12 के सामने, तो वहीं ली एंड डग कोबायाशी शेल्टर सर्विस के ऑफिस के सामने, जहां कोई गन लिए पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। इधर B12 देखने में सुनसान लग रहा था, पर एक्सेल फ्रेश कार के टायर के निशान देख लेता है और वो दोनों अपनी अपनी गन निकाल कर शेल्टर के अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर स्किनर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक रूम में चेयर पर बैठा एक शख्स दिखाई देता है, जिसके पास वो बड़ी ही सावधानी से मूव करते हैं। हम देखते हैं कि उस शख्स ने कई सारी अपना की गोलियां खा ली होती है। एक्सेल उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ही हो डॉक्टर स्किनर, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। अब ये शख्स या तो बेहोश है या फिर मर चुका है। ये सोच एक्सेल उसे जगाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से आवाज आती है, यो सोए पाब्लो अमीलियो एस्कोबार गाविरिया। और कुछ लोग बिना प्लाता और प्लोमो किए ही उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए एक्सेल और क्रिस वहाँ से दूर भागकर कहीं छिप जाते हैं और वहाँ दूसरी पार्टी भी आकर गोलियां चलाने लगती है जो रशियन होती है। तभी क्रिस की नजर एक्सेल पर जाती है जो स्माइल कर रहा होता है और उसे कहती है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। तो एक्सेल अपना नेकलेस दिखाते हुए क्रिस से कहता है कि ये मेरा लकी चार्म है, जब तक ये मेरे पास है तुम्हारे मुन्ना भैया अमर है। और ये कहते हुए वो गोलियों की बौछार के अंदर से दूसरी ओर रास्ता क्रॉस करने लगता है, पर एक्सेल पर वो लोग गोलियां चलाना बंद नहीं करते और उसका पीछा करने लगते हैं कि तभी एक्सेल अचानक से गायब हो जाता है और वो ऊपर सीलिंग से चिपका होता है और फिर नीचे आते हुए दोनों को पीट कर वहीं गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए एक्सेल के सामने एक रशियन आ जाता है, जिसे एक्सेल और पार कर उससे उसकी गन छीन लेता है। तो रशियन नाइफ से हमला करने लगता है, जिसे एक्सेल उसी की गन से ब्लॉक करते हुए उस रशियन को नॉकआउट कर देता है। अब हम देखते हैं कि बाहर से DEA और FBI की कार्स भी आ रही होती है, जो कि B12 शेल्टर के आगे आकर रुकती है। फिर एक्सेल वहाँ से आगे आ जाता है तो अचानक उसके सामने क्रिस आ जाती है, जो गलती से उसकी ओर गोली चला देती है और कहती है, मजे करना बंद करो और चलो, हमें डॉक्टर स्किनर को ढूंढना है। तो वो दोनों कुछ और लोगों से लड़ते हुए उसी बेजान शख्स के पास पहुंचते हैं कि तभी FBI वाले उन्हें फ्रीज होने को बोलते हैं और कहते हैं, अपने हथियार फेंक दो। यही बात DEA वाले बोलते हैं तो एक्सेल भी जोश में बोल देता है, मैं भी सुपर हीरो टीम लेजरस का एक मेंबर हूँ, तुम भी अपने हथियार फेंक दो।
ये सुन डीईए और एफबीआई वाले सोचने लगते हैं, लेजरस अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। कि तभी क्रिस उस शेल्टर की लाइट ऑन कर देती है। कि तभी उस चेयर पर बैठे भाई साहब की सुबह हो जाती है और वो इतने सारे लोगों को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैं तुम लोगों के पैसे वापस लौटा दूंगा। तभी एक्सेल उसके नाक पर पंच कर कर खून निकाल देता है और उसका डीएनए टेस्ट करता है। इसे पता चल जाता है कि ये बंदा डॉक्टर स्किनर नहीं है। और ये सब सुन सभी ऑर्गेनाइजेशन वाले निराश हो जाते हैं। शायद उनके दिमाग में भी एक्सेल वाला आइडिया आया होगा अपना की क्योर पर मोनोपोली जमाने का। इधर दूसरी ओर ली और डग को ऑफिस का शीशा तोड़कर अंदर आते हुए देखते हैं। डी कंप्यूटर चेक करता है और अंदेशा लगा देता है कि इस ऑफिस को बंद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ली दूसरी ओर तलाश करने लग जाता है कि तभी एक शख्स उसके सर पर शॉटगन तान कर चुप होने का इशारा करता है और उसे लेकर डग की ओर आता है। डग भी अपनी गन उस आदमी की ओर पॉइंट कर देता है, पर वो बीनी बॉय डग को उसकी गन नीचे करने को बोलता है। देखो लोंडो, पर्सनल मत लेना, बस बात यूं है कि ये धंधा ही गंदा है। अब ये बताओ वो कहाँ मिलेगा। तो डग कहता है कौन वो, जिस पर बीनी बॉय कहता है ज्यादा सियाण पत्ती नहीं, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, कान या नाक, पहले क्या उड़ाऊं मैं इस बच्चे का। तभी एक और चश्मिश आदमी शीशा तोड़कर गुलाटी मारते हुए उस ऑफिस के अंदर घुस जाता है और अपनी गन डग ली और उस बीनी बॉय पर पॉइंट करता है और कहता है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, चुपचाप टाइम रहते हुए यहाँ से खिसक लो, मुझे सिर्फ कोबयाशी चाहिए। डग कहता है अब ये कोबयाशी कौन है। फिर वो शख्स डग के पास आकर उसकी ओर गन पॉइंट करते हुए कहता है मुझे पता है कोबयाशी तुम यही हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारा हिसाब भी तो अभी बाकी है, मैं अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तो बीनी बॉय चश्मे से पूछता है तू कौन है बे, जिसका जवाब आता है मैं हूँ डेब्ट कलेक्टर। तो बीनी बॉय कहता है वो तो मैं भी हूँ। और इसी के साथ इन सभी में समझौता हो जाता है और सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। बीनी बॉय ली से माफी मांगता है इतनी बुरी तरह से बर्ताव करने के लिए। अब डग और एक्सेल अपने रिस्टबैंड की मदद से आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां एक्सेल बताता है कि यहाँ तो कोई और ही पगलेट छिपा हुआ था जिसने ये बंकर बनाया था। क्रिस कहती है एफबीआई, डीए, रशियन, पता नहीं कौन कौन यहाँ आ गए थे, पूरा सर्कस ही बना दिया था इस जगह को। अब हमें वो शेल्टर वाला पगलेट दिखाते हैं जो अपनी आरआर कर रहा होता है कि कैसे शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में मेरे लंबे वाले लग गए, इसीलिए मैंने बहुत सारी अपना की गोलियां खा ली थी ताकि ये सब खत्म हो। भाई मेरे उसके लिए दूसरी गोली लगती है जो कि अमेरिका स्तर में आती है। अब हमें एलियना और हर्ष दिखाते हैं जहां एलियना को सीसीटीवी में डॉक्टर स्किनर दिखता है और अचानक से सभी लोग डॉक्टर स्किनर दिखने लग जाते हैं और उनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाती है। और ये देख हर्ष चकित हो जाती है और इसी के साथ बचते हैं अब 28 दिन। हाँ एक बात और, ये कहानी फ्यूचर में बेस्ड है साल 2052 में, तो मैंने सोचा ये बता के क्या ही फायदा, 26 में तो दुनिया खत्म है ना। खैर इस बार क्रिस अपनी मन की बात बताती है कि लाइफ में हमें क्यों हमेशा दुख, तकलीफ, पीड़ा और रिग्रेट जैसी क्यूटियापे से गुजरना पड़ता है। क्यों हम मौज मस्ती के साथ जिंदगी नहीं काट सकते, और क्यों मुझे चंद पैसे कमाने की उम्मीद में रात को 2 बजे उठकर ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। क्या मोदी जी 15 लाख रुपए डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते। खैर क्रिस ये सब सोच ही रही थी कि अपना जैसी दवा मार्केट में आ गई और वो भी उसे यूज करने लगी। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया कि ये दवा आशिकों के टूटे दिलों के दर्द भी ठीक कर सकती है। अरे कहाँ मिलेगी भाई ये दवा। हाँ क्रिस को अपना के बारे में डाउट भी था कि क्या हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। अब बिकिनी स्किनर को स्क्रीन पर देखकर पूरी लेजरस टीम ये सोच रही होती है कि 56 की उम्र के हिसाब से डॉक्टर की स्किन और बॉडी कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही है। अब एलियन बताती है कि लोगों पर किसी ने केवल डॉक्टर के चेहरे को ही नहीं लगाया बल्कि उनकी थर्मल इमेज भी डॉक्टर जैसी कर दी, और ये काम पूरी दुनिया में बस 3 ही हैकर कर सकते हैं, पॉपकॉर्न विजार्ड, डॉक्टर 909 और मेड स्क्रीमर। फिर एलियन बताती है कि वो ही है मेड स्क्रीमर, जिसे सुन पूरी लेजरस टीम शॉक हो जाती है। अब हर्ष एलियना को उन 2 बाकी हैकर्स को ढूंढने का काम सौंपती है और कहती है अगर डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहा है अपना चेहरा छिपाने के लिए तो उसने अब तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई होगी, और इसका मतलब वो अब तक जिंदा भी है। फिर वो क्रिस और ली को स्किनर के घर की तलाशी लेने को कहती है, जहां वे दोनों पुलिस वालों को क्लीनिंग कंपनी का बहाना बनाकर अंदर घुस जाते हैं। जहां ली के पूछने पर क्रिस बताती है कि वो पहले एक सीक्रेट एजेंट थी, पर हम देखते हैं ली और क्रिस को तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिलता
क्योंकि FBI ने पहले ही सब कुछ सपाचट कर लिया होता है। पर अचानक से क्रिस की नजर ब्लैंकेट के नीचे छिपे एक पिल पर जाती है, जिसे वो अपना का पॉसिबल क्यूर बोलकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। दूसरी ओर एक्सेल और डग साथ निकल पड़ते हैं डग के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउड क्लाइन को ढूंढने के लिए। और हमें पता चलता है क्लाउड ने अपनी जवानी में डॉक्टर स्किनर के साथ कई रिसर्च भी की होती है। अब एक्सेल और डग स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि क्लाउड तो कब का रिटायर हो चुका है और उन्हें क्लाउड का करंट एड्रेस और कॉन्टेक्ट भी नहीं मिलता। आगे डग बताता है कि रूमर्स के मुताबिक क्लाउड अब एक होमलेस बन चुका है। तो एक्सेल कहता है इस बारे में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब एक्सेल और डग एक ब्रिज के नीचे होमलेस बस्ती में आ जाते हैं, जहाँ एक्सेल बताता है कि 2 साल पहले जेल में मेरा जेरी नाम का एक साथी हुआ करता था, जो आज होमलेस कम्युनिटी का लीडर है। फिर वो दोनों वहाँ के लोगों से जेरी के बारे में पूछने लगते हैं। तो एक शख्स बताता है कि यहाँ की लीडर तो जिल है, जो कि तुम्हारे पीछे खड़ी है। और वो महिला एक्सेल को देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेती है और कहती है काफी समय हो गया हमें मिले एक्सेल। और अब हमें पता चलता है कि जिल ही जेरी है। फिर जिल, एक्सेल और डग तीनों एक टेंट के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ एक्सेल और जिल आपस में ही बतला रहे होते हैं कि तभी डग कहता है हम यहाँ क्लाउड क्लाइन के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो जिल कहती है यहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ ही उन्हें यहाँ ले आई। इनमें से कुछ लोग तो ये जानकर खुश भी हैं कि दुनिया खत्म हो रही है, और इन लोगों के भले के लिए ही पास्ट के गड़ी मुर्दे उखाड़ना मुझे पसंद नहीं है। तो डग अपना अल्टीमेट मूव रेस कार्ड यूज करता है और जिल से कहता है जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था तो वहाँ के डीन ने मुझे बोला था कि चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, एक ब्लैक पर्सन को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो गुस्से में आकर मैंने उसे लतेड़ दिया, जिस कारण से मुझे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया। पर डॉक्टर क्लेन ने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरा रेस्ट्रिक्शन रिवोक हो जाए, और आज तक मैं उन्हें इस बात को लेकर ठीक से थैंक यू नहीं कह पाया। फिर एक क्राउड में हम क्लाउड को चेस खेलते देखते हैं, जहाँ वो हार रहा होता है, पर साइड से डग उसे 2 मुंह चलने को बताता है, जिससे वो जीत जाते हैं और क्लाउड डग को पहचान लेते हैं। फिर वहाँ एक लड़का अपनी अंगुली पर बास्केटबॉल घुमाते हुए एक्सेल को 1v1 के लिए चैलेंज करता है, जो एक्सेल आसानी से जीत जाता है। अब डग और क्लाउड बैठकर आपस में बतला रहे होते हैं। पास ही में चाय बन रही होती है। तभी डग क्लाउड से स्किनर के बारे में पूछ लेता है कि अब वो कहाँ है। तो क्लाउड बताता है स्किनर से बात की हुई मुझे काफी वक्त हो गया। आगे वो बताता है कि स्किनर के रिसर्च के प्रति प्यार से उसे टाइम का ख्याल नहीं रहता था, जिससे उसके आसपास के लोगों को काफी तकलीफ हुई। मैं भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था, मैं भी थक चुका था, इसीलिए मैंने एक दिन उससे दूरी बना ली और उसके बाद आज तक हमारी कोई बात नहीं हुई। पर जब मैंने उसे सफलता की सीढ़ी चढ़ते देखा तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या हुई। मैं भी उसका मुकाबला करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी रिसर्च के रिजल्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश की और ये बात यूनिवर्सिटी को पता लग गई, तो उन्होंने मुझे फायर कर दिया, जिस कारण से आज मेरा ये हाल है। अब क्लाउड बताता है कि एक बार बकलावा मिठाई को लेकर मेरी और स्किनर की बहस हो गई थी, जहाँ स्किनर ने बोला था कि उसकी दादी बिलिंदा दुनिया की सबसे बेस्ट बकलावा बनाती है और वो इस्तांबुल में रहती है। अब डग खड़ा होकर इन्फो के लिए क्लाउड को थैंक यू बोलता है और साथ ही में यूनिवर्सिटी के समय उसका साथ देने के लिए भी शुक्रिया अदा करता है। इधर जिल डग से कहती है एक्सेल काफी मिस्टीरियस है, जो सभी से आसानी से घुल मिल जाता है, चाहे वो प्रिजन हो या कोई और जगह, और एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब एक्सेल और डग जिल को बाय बोलकर अपने बेस पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि बिलिंडा की न तो कोई आईडी है, न ही कोई टैक्स रिकॉर्ड्स, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो डग कहता है ये देख के तो ऐसा लगता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स जानबूझकर मिटाए गए हैं। तभी एलियन अपनी स्क्रीन में टीम को एक लोकेशन दिखाते हुए कहती है कि इस जगह पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है और यहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं है, तो हो सकता है कि डॉक्टर यहीं छिपा हो। तो ली कहता है ये कोई ट्रैप भी तो हो सकता है, जिस पर एक्सेल कहता है ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा। फिर हाइपर क्यूब की मदद से एक्सेल और ली इस्तांबुल आ जाते हैं, जहाँ ली ने शेख की तरह गेटअप किया होता है ताकि वो वहाँ के लोगों से घुल मिल सके, पर बेचारा सबसे अलग वही दिख रहा होता है। फिर वो दोनों टाउन में घूम ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें गुंडे बदमाशों का एक ग्रुप घेर लेता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी होते हैं। अब एक्सेल और ली इनसे बचकर भागते हुए एक बस पर चढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर उससे कूद जाते हैं और फिर बस्ती की छतों पर दौड़ने लगते हैं, जिनमें से एक घर में एक छोटी सी बच्ची अपनी डॉल्स प्रिंस एंड प्रिंसेस के साथ खेल रही होती है कि तभी उसके घर की छत तोड़ते हुए ली नीचे आ गिरता है, जिससे वो लड़की ली को प्रिंस समझ लेती है।
पर अब वो गुंडे लोग उस घर के अंदर घुस जाते हैं और ली के हाथ से वो रिस्ट बैंड निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ दूर एक छत से ली की चीख सुन एक्सेल भी उसकी ओर दौड़ लगाता है, पर रिस्ट बैंड निकालने में असफल गुंडे अब दूसरी तरकीब आजमाने की कोशिश करते हैं, जो कि है हाथ समेत ही रिस्ट बैंड निकाल लेना। यहाँ एक्सेल भी रास्ते में मिले कुछ गुंडों से लड़ने लगता है, जिस कारण से वो लेट हो जाता है और ली अपना धोने वाला हाथ खोने ही वाला होता है कि एक आखिरी कोशिश करते हुए वो जोर से चिल्ला देता है कि हम तो यहाँ बस बिलिंदा के बकलावा खाने आए थे। ये सुन सारे गुंडे रुक जाते हैं। अब हम दूसरी ओर देखते हैं एलिन उन हैकर्स को कैच करने के लिए डिकोय बना रही होती है और डग क्रिस से कहता है ली को उस जगह भेजना काफी रिस्की हो सकता है, हम दोनों इस काम के लिए ज्यादा सही थे। अब हम देखते हैं कि हुड में दादी का रोला आज तक कायम है, इतना कि वो गुंडे बदमाश एक्सेल और ली को बिलिंदा के घर तक छोड़ने आते हैं, जिन्हें दादी एक बकलावा का बॉक्स देकर भगा देती है और ली और एक्सेल को अंदर आने को कहती है और फिर उन बदमाशों के लिए माफी भी मांगती है। अब सभी बैठकर बकलावा खाने लगते हैं, जो एक्सेल और ली को भी काफी पसंद आता है। फिर दादी के पूछने पर एक्सेल बताता है कि हम सीक्रेट एजेंट्स हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह, जिन्हें लाइसेंस टू किल भी मिला हुआ है। तो दादी कहती है मुझे पता है आप दोनों यहाँ मेरे पोते के बारे में ही पूछने आए होंगे, पर मुझे तो खुद उससे मिले काफी साल गुजर गए। फिर एक्सेल के पूछने पर दादी बताती है मुझे स्किनर से मिले 3 साल हो गए। अब दादी उन दोनों को स्किनर का भेजा हुआ एक वीडियो दिखाती है, जिसमें डॉक्टर दादी को बोल रहा होता है कि मेरा क्रिसमस को आने का काफी मन था कि आपके बनाए हुए बकलावा खा सकूं, पर ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब सब ठीक हो जाएगा तो आपसे मिलने में जरूर आऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखना। अब अचानक से एक्सेल को लगता है कि डॉक्टर स्किनर उन पर नजर रखे हुए है ताकि बिलिंदा को कुछ हार्म ना हो। फिर वो घर में यहाँ वहाँ तलाशने लगता है और एक पोर्ट के पीछे उसे एक कैमरा दिखाई देता है, जिसमें देखते हुए एक्सेल बोलता है हमें दिन गिनाने वाले अपने दिन गिनना शुरू कर दे, जल्दी ही मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और ये सब कैमरे की मदद से एक चश्मिश देख रहा होता है और मुस्कुराता है। और इधर डॉक्टर 909 एलिन के जाल में फंस जाता है और एलिन को उसकी सीक्रेट वोल्ट मिल जाती है, जिसे वो डिस्ट्रॉय करने लगती है। और इसी के साथ अब बचते हैं 26 दिन। अब हम एलिन का अपना के बारे में विचार सुनते हैं, जहाँ वो बताती है 3 साल पहले जब अपना मार्केट में आई थी तो एडल्ट्स ने माइनर के उसे यूज करने पर रोक लगा दी कि बच्चों को पेन किलर की क्या ही जरूरत है, पर अपना आपके सैडनेस को दूर करती है। इस रूमर्स के बाद बच्चे भी इसे यूज करने लगे। अंडरग्राउंड मार्केट में इसकी खरीद काफी बढ़ गई। एलिन भी उन बच्चों में से एक थी। ये बच्चे अपने बचपन में ही बचपन के ट्रॉमा को दूर करने के लिए अपना यूज करने लगे। यहाँ तक कि एलिन तो डॉक्टर स्किनर को भगवान तक मानने लगी थी, जो इंसानों के इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है। अब हमें हर्ष बताती है हैकर डॉक्टर 909 FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में से एक है और अभी तक उसकी आइडेंटिटी का हमें पता नहीं है। फिर हम उसके सीक्रेट वॉलेट का ट्रांजैक्शन देखते हैं, जो कि करोड़ों में होता है। आगे हर्ष कहती है कि डॉक्टर की अनाउंसमेंट से पहले सेम नाम के एक ट्रेडर ने इस वॉलेट में अपना बहुत सारा पैसा डिपॉजिट किया था। उसे पहले से ही पता था कि अपना के शेयर्स गिरने वाले हैं, तो उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। अब सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डॉक्टर 909 ही वो हैकर है जिसने डॉक्टर स्किनर को डिसअपीयर होने में मदद की और बदले में अपना के बारे में जानकारी ली और फिर सेम के साथ मिलकर एक चाल चली, जिससे उन्होंने काफी पैसे बनाए। अब एलिन को इस वोल्ट पर नजर रखने का टास्क मिलता है, तो वहीं बाकी टीम को सेम को कैच करने का, जहां टीम सेम स्टीफनसन के बारे में जानकारी निकालती है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सेम एक नार्सिसिस्ट कमीना है, जिसे यह लगता है कि बस उसके अमीर होने के कारण ही सारी लड़कियां उसके प्यार में गिर जाएगी। अब सभी निकल पड़ते हैं सेम के क्लब 8 माइल हाई में जाने के लिए। डग बताता है कि सेम खूबसूरत महिलाओं को VIP एरिया में अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाता है और हम यहाँ देखते हैं कि बेचारे ली को लड़की के कपड़े पहना रखे होते हैं और एक्सेल भी उसे क्यूटी कहकर चिढ़ा रहा होता है। फिर वो चारों उस क्लब में आ जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि यहाँ आज फेमस डीजे विजनरी परफॉर्म करेगा। ये देख क्रिस और ली एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्सेल को तो पता ही नहीं होता कि ये विजनरी है कौन। फिर ये चारों 2 कपल्स एक्सेल एंड क्रिस और डग और ली में बढ़ जाते हैं ताकि स्टेज एंट्री के पैसे ना भरने पड़े। इधर दूसरी ओर एलिन हर्ष को बताती है कि इस वॉलेट से लंदन, बोस्टन, लियोन, ओसाका जैसी अलग अलग जगहों से ATM की मदद से पैसे निकाले गए हैं। तो हर्ष कहती है इसका मतलब डॉक्टर 909 ने इसके लिए किसी को काम पर रखा है।
ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। जिस पर एलियन कहती है कि लेकिन फिर भी एटीएम कार्ड देने या पैसे लेने के लिए उन्हें आपस में तो मिलना होगा, तो हो सकता है एटीएम के सिक्योरिटी कैमरा में कोई नजर आ जाए। अब डग टीम को उनका मिशन समझाता है कि लड़कियों तुम्हारा काम है सेम को लुभाना ताकि तुम वीआईपी एरिया में इनवाइट हो सको। फिर एक्सेल बोलता है अगर ये प्लान फेल हुआ तो हम इस क्लब के साथ वही करेंगे जो हैबिटेट और एसएलबी के फिल्म सेट्स के साथ होता है। तो डग मना करते हुए बोलता है कि भाई ये सेम का इलाका है। फिर डांस फ्लोर पर आकर क्रिस डांस करने लग जाती है। ली शर्म के मारे एक कोने में खड़ी होती है, तो वहीं एक्सेल ऊपर वीआईपी एरिया में जाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे एक गार्ड रोक लेता है, लेकिन एक अजीब से टैटू वाले बंदे को और उसके दोस्तों को ऊपर जाने देता है। अब कुछ ऐसा समझ लो ये डिजिटल टैटू सेम के कल्ट का सिंबल है। अब डग और एक्सेल आपस में बतला रहे होते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट है और सिर्फ उस डिजिटल टैटू की मदद से ही वो ऊपर की ओर जा सकते हैं। इधर क्रिस बारटेंडर के पास ड्रिंक लेने आई होती है और सेम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि सेम हमेशा से ही अपने डीजे के साथ हेलीकॉप्टर से आता है। अब एक्सेल उस टैटू वाले एक बंदे का पीछा करते हुए बाथरूम में आ जाता है। फिर एक्सेल उसे नॉकआउट करके एक डिवाइस की मदद से उस टैटू को स्कैन कर लेता है और यहाँ डग कोने में खड़ी ली के पास आता है और कहता है तुम्हें सेम की नजर में आने के लिए डांस करना होगा। तो ली भी डग को उसके साथ डांस करने को कहती है। जहाँ डग को डांस करते देख आसपास के लोग हंसने लगते हैं। फिर एक्सेल और क्रिस को भी मैसेज मिलता है कि ली को वीआईपी एरिया के लिए पिकअप मिल गया है। ये जान एक्सेल कहता है कि लगता है सेम को जवान लड़कियां पसंद है, जिसे सुन क्रिस बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती। फिर वीआईपी एरिया के लिए लगी लाइन में क्रिस भी ली के साथ होने का बहाना देकर घुस जाती है। इधर सेम और विजनरी भी हेलीकॉप्टर से क्लब में आ जाते हैं। दूसरी ओर एलियन देखती है कि डॉक्टर 909 के वॉलेट से अभी कुछ समय पहले ही पैसे निकाले गए हैं, वो भी बेबीलोनिया सिटी में। अब क्रिस सेम से मिलती है और अपना नाम डियाना और ली का नाम लोरा बताती है और सेम के बगल में आकर बैठ जाती है, जहाँ सेम बताता है कि अपना बनाने वाली कंपनी डेल्टा के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं और इसका फायदा उठाकर वो करोड़ों कमा रहे हैं। और यहाँ डीजे विजनरी को लोरा पसंद आ जाती है और वो उसे कहीं प्राइवेट में लेकर जाने लगता है। फिर लोरा को कहने लगता है मुझे जवान लड़कियां पसंद है, साले पीडीएफ फाइल, यहाँ तुझे लोरा से लोरा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आगे विजनरी बताता है कि वो डीजे सिर्फ लड़कियों में पॉपुलर होने के लिए बना है। तभी एक शख्स विजनरी को डीजे बूथ में आने के लिए बुलाता है, जिसे विजनरी जाते जाते लोरा पर नजर रखने को कहता है कि कहीं वो भाग न जाए। इधर एक्सेल और डग अपनी कलाई पर वो डिजिटल टैटू बनाकर वीआईपी एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये बात गार्ड्स को पता लग जाती है और गार्ड्स भी एक्सेल और डग को घेर कर उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। शायद बारकोड वाला मामला होगा, एक टैटू सिर्फ एक बंदे के लिए। अब एलिन 30 मिनट पहले की एक सीसीटीवी फुटेज में पैसे निकालने के लिए आए हुए शख्स को देखती है, जो रूफटॉप पर जा रहा होता है, जहाँ एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर हमें एलिन के उस इमेज को साफ करने पर पता लगता है कि हैकर के उस वॉलेट से पैसे निकालने वाला शख्स और कोई नहीं विजनरी है। यहाँ सेम सभी को पंचमोल में से ड्रिंक करने को कहता है, जिसमें कई सारे ड्रग्स मिले होते हैं, जिससे सारी लड़कियां अपना होश खो देती है। फिर सेम अपने चमचों को एंजॉय करने के लिए कहता है और ये सभी चमचे नशे में धुत उन लड़कियों के साथ ऐसे करने के लिए जाने लगते हैं। और सेम भी क्रिस के पास आ जाता है और क्रिस भी काफी नशे में लग रही होती है। जैसे सेम कहता है अब तुम्हारी फेट मेरे कंट्रोल में है और यहाँ न तो कोई पुलिस आने वाली है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें कल तक कुछ याद नहीं होगा। फिर क्रिस सेम के सिर पर एक ड्रिंक फेंकते हुए बोलती है ये सस्ते नशे मुझ पर असर नहीं करते, और इसी के साथ वो सेम की धुलाई करने लगती है, जिसे देख बाकी चमचे भी रुक जाते हैं। और क्रिस सेम को बैठते हुए बोल रही होती है मेरी नजर हमेशा सबसे कड़क माल पर रहती है, यही बोलता है ना तू, साले कड़क चाटे खा। और फिर उसे जोर से किक मारती है, जिससे सेम सीधा नीचे आकर डीजे विजनरी पर गिरता है, जो कि नीचे डीजे बूथ पर डीजेइंग कर रहा होता है। और फिर पूरी टीम को मैसेज मिलता है कि डीजे विजनरी ही डॉक्टर 909 है। ये सुन एक्सेल, डग और क्रिस गार्ड से फाइट करने लगते हैं और जीत भी रही होते हैं। फिर लोरा भी उस गार्ड से बचकर भागने की कोशिश करती है और ये सब क्रिस देख लेती है और एक गार्ड से छीनी हुई गन से लोरा के पीछे पड़े उस गार्ड पर गोली चला देती है और लोरा को बचा लेती है। और अब हम देखते हैं सेम और विजनरी हेलीकॉप्टर में चढ़कर भागने की फिराक में होते हैं। ली भी अपनी कार को कमांड देकर बुला लेता है ताकि हेलीकॉप्टर का पीछा कर सके। इधर एक्सेल भी क्रिस के पास आ जाता है और रूफटॉप पर खड़े बॉडीगार्ड से लड़ने लगता है, पर अब हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है, जिसे देख एक्सेल बिना झिझके छत से जंप लगा देता है और हेलीकॉप्टर के नीचे लटक जाता है।
जिसे देख क्रिस हैरान हो जाती है। सैम और विजनरी को भी एक्सेल का पता लगने पर वो उसे हेलीकॉप्टर से गिराने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाते हैं। परंतु सही समय पर ली का ड्रोन आकर एक्सेल को बचा लेता है, जिस पर चढ़कर वो सैम और विजनरी के हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है और उन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन सैम अपने हेलीकॉप्टर के फैन को एक्सेल की तरफ कर देता है, जिससे बचने के लिए एक्सेल अब ड्रोन से लटक जाता है और अपनी गन से हेलीकॉप्टर के राउटर मैकेनिक्स पर फायर कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और सैम और विजनरी पास ही के एक रिवर में क्रैश लैंडिंग करते हैं, जहां एक्सेल भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर के उस हिस्से पर खड़ा हो जाता है जो पानी के ऊपर था। अब सैम एक्सेल को पैसों का लालच देकर उसकी जान बचाने को कहता है, पर एक्सेल को तो सिर्फ डॉक्टर स्किनर के बारे में इन्फो चाहिए होती है। तो विजनरी बताता है कि मैं तो कभी डॉक्टर स्किनर से मिला भी नहीं, मुझे तो अपना के बारे में ये गुप्त जानकारी तब मिली थी जब मैंने डेल्टा मेडिकल कंपनी के सर्वर्स हैक किए थे। फिर एक्सेल वो डेटा मांगता है तो विजनरी अपने गले से लॉकेट को निकालकर एक्सेल को दे देता है और लॉकेट मिलने के बाद एक्सेल उस हेलीकॉप्टर पर जोर से जंप करता है और उसे पानी में पूरा डुबो देता है और फिर ड्रोन पर बैठकर उड़ जाता है, जिसे उस नदी के पुल पर खड़ा ली कंट्रोल कर रहा होता है। फिर पुलिस आकर सैम और डॉक्टर 909 को अरेस्ट कर लेती है इनसाइडर ट्रेडिंग और इलीगल हैकिंग के जुर्म पर। और हमें पता चलता है डॉक्टर 909 का रियल नाम डोनाल्ड मैकडोनाल्ड होता है। दूसरी ओर लेजरस टीम को एक और निराशा का सामना करना पड़ता है, पर उसी के साथ उन्हें एक और लीड भी मिल जाती है कि डेल्टा मेडिकल कंपनी को सब कुछ पता था अपना के बारे में। अब एक लैब में कांच के अंदर बंद कुछ बंदर दिखाए जाते हैं, जिन पर शायद अपना की इनिशियल टेस्टिंग की गई थी। इनमें से एक बंदर अचानक से दम तोड़ देता है और अब इसी के साथ दुनिया के पास बचते हैं 24 दिन।